बहू, तुझे शर्म नहीं आती मेरी बेटी पर चोरी का आरोप लगाते हुए? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है कि किसी पर झूठा इल्जाम लगाकर कैसे किसी को बदनाम किया जाता है? ये सुनकर सिया बोली, माँ जी, मैं दीदी के ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। दरअसल सिया की शादी आदित्य से एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। ससुराल में आदित्य के साथ उसकी माँ बिमला देवी और दो नंदे नैना और पायल भी रहती थी। लेकिन सिया के लिए ये घर कभी भी अपना सा नहीं लगता था। बिमला देवी और उसकी दोनों बेटी हमेशा सिया के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थी। वे बात बात पर उन्हें ताना मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सिया और आदित्य दोनों ही नौकरी करते थे। वे दोनों मिलकर घर की हर जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो घर का खर्च हो या किसी की जिम्मेदारियां। लेकिन नैना और पायल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे दिन भर आराम करती, बेवजह बाजारों में घूमती और घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। बिमला देवी को दिन रात अपनी बेटियों की शादी की चिंता सता रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खुद उसकी बेटियां इस चिंता से बिल्कुल बेपरवाह थीं। उन्हें सिर्फ अपनी मन मर्जी की जिंदगी जीनी थी, बिना किसी जिम्मेदारी के। एक दिन सिया अपने फोन पर एक सुंदर साड़ी की तस्वीर देखकर मुस्कुरा उठी। उसे साड़ी का डिजाइन बहुत पसंद आया तो उसने झट से उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। जब आदित्य कमरे में आया तो सिया ने मुस्कुराते हुए फोन आदित्य की ओर बढ़ाते हुए बोली, आदित्य देखो ना, ये साड़ी कितनी खूबसूरत है। बहुत दिन से मन कर रहा था इसे लेने का, मैं ऑर्डर कर दूं क्या? आदित्य ने एक नजर स्क्रीन पर डाली, फिर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, नहीं सिया, रहने दो। तुम्हारे पास पहले से ढेर सारी साड़ियां हैं। क्या साड़ियों की दुकान खोलने का इरादा है क्या तुम्हारा? तुम कितना फालतू खर्च करती हो, तुम्हें तो पैसा बचाने की अक्ल ही नहीं है। ये सुनते ही सिया का चेहरा उतर गया। वो थोड़ी नाराज होकर बोली, लेकिन ये डिजाइन मेरे पास नहीं है और ये साड़ी वाकई में स्पेशल लग रही है। प्लीज एक ही तो साड़ी है, ऑर्डर करने दीजिए ना। आदित्य ने गहरी सांस ली और तमतमाते हुए बोला, देखो सिया, हमें पैसे बचाने चाहिए। घर में दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं, अगर ऐसे ही खर्च करते रहे तो उनकी शादी कैसी होगी? ये सुनकर सिया चुप हो गई। तभी उसी वक्त नैना और पायल बाहर से लौटती हैं। उनके हाथों में कई शॉपिंग बैग्स थे और चेहरे पर खुशी की चमक। सिया और आदित्य को दरवाजा के पास खड़ा देख वो मुस्कुराते हुए बोली, हे भैया, हेलो भाभी। इन्हें देखकर आदित्य ने भौवे चढ़ाते हुए पूछा, तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? पायल चहकती हुई बोली, भैया हम ड्रेस खरीदने गए थे, वहाँ बहुत मजा आया, मैंने तो 3 ड्रेस खरीदी है। नैना भी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने भी 2, देखो ना कितना सुंदर है। दोनों बहनों की आंखों में शॉपिंग की खुशी साफ झलक रही थी। उनके हाथों में भारी बैग थे जो कपड़ों से सामान से भरे हुए थे। सिया चुपचाप सारे सामान देखी और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। ये देखकर आदित्य सिया के पास आया और नर्म लहजे में बोला, क्या हुआ सिया, ऐसे चुपचाप वहाँ से क्यों चली आई हो? सिया ने उसकी ओर देखा और सहमित स्वर में बोली, मैंने आपसे एक साड़ी मांगी थी तो आपने मना करते हुए बोला कि फालतू खर्चे मत करो, पैसा बचाओ। लेकिन आपकी दोनों बहनें बैग भर के शॉपिंग करके ला रही हैं और आपने उन्हें एक शब्द नहीं कहा। जाइए उनके नए कपड़े और ज्वेलरी देखिए। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे सिया, जाने दो ना, कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाएगी, फिर सब खर्च अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अगली सुबह सिया उनके लिए नाश्ता बनाकर जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। जब नाश्ते की मेज पर नैना बैठी तो उनके प्लेट में नजर डालते हुए नाक सिकुड़ाते हुए कहा, भाभी रोज रोज एक ही जैसा नाश्ता क्यों बनाती हो? अब तो इसे बोर हो गए हैं। पायल भी बीच में बोल पड़ी, मैं तो नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ, रोज वही रोटी सब्जी खाने का मन नहीं होता। सिया ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, मेरे पास हर दिन अलग अलग फरमाइशें पूरी करने का वक्त नहीं होता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। इतने में बिमला देवी भौवे चढ़ाते हुए बोली, बहू इसमें फरमाइश की क्या बात है, रोज एक जैसा खाना किसे पसंद आता है, कुछ तो अलग बनाया करो। सिया ने गहरी सांस ली और सहमित स्वर में बोली, माँ जी तो आप फिर अपनी बेटी से ही नाश्ता बनवा लीजिए, कभी कभी आपकी बेटियां भी तो रसोई में हाथ बटा सकती हैं। बिमला देवी का चेहरा तमतमा उठा। वह गुस्से से भरी आवाज में बोली, बहू बहुत जबान चलने लगी है तेरी, कल से वही बनाना जो मेरी बेटियां कहें और जो उन्हें पसंद हो, समझी? ये सुनकर सिया कुछ नहीं बोली। उसके आंखों में आंसू थे लेकिन उसने ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद सिया चुपचाप अपने कपड़े बदलकर थकी हारी सीधे कपड़े धोने लगी। तेज गर्मी से वह पसीने से भीग जाती है। जब सारे कपड़े धोकर निपटती है तो थक कर कूलर के सामने बैठ जाती है ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कूलर बंद हो जाता है। सिया उसे बार बार चालू करने की कोशिश करती है लेकिन वो चालू नहीं होता। वो थक आदित्य के पास जाकर धीमे स्वर में बोलती है, आदित्य कूलर फिर से बंद हो गया है, क्या करें, इस बार नया ले लेते हैं ना, हर बार बनवाते हैं लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर से खराब हो जाता है। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, तो पंखा चला लो ना, हर बार कुछ न कुछ खरीदने की जिद क्यों करती हो, तुम्हारा बस चले तो पूरा घर ही बदल दो। ये सुनकर सिया का अब तक दबा हुआ गुस्सा और दर्द फूट पड़ा। वो भड़कते हुए बोली, इतनी थकावट और जिम्मेदारियों के बाद जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो यही सुनने को मिलता है,
कब से कह रही हूँ कि नया कूलर ले लो, लेकिन मेरी हर ज़रूरतों आपको फिजूल खर्ची लगती है और आपकी बहनों की हर फरमाइश आपको ज़रूरी लगती है। आखिर क्यों आदित्य? क्या मैं इस घर में बहू नहीं हूँ? मेरी तकलीफें आपको क्यों नहीं दिखती हैं? ये सुनकर आदित्य चुप हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वह बस सिर झुकाकर सिया की ओर देखने लगा। उसी शाम जब सिया थकी हारी रसोई में खड़ी खाना बना रही थी, तभी पायल किचन में आकर बोली, क्या बना रही हो भाभी? ये क्या है? करेले की सब्जी? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ और बना दो ना। उसी वक्त नैना भी वहां आ गई और बोली, हाँ भाभी, मटर पनीर बना दो, आज मन कर रहा खाने का। आप मायके में बस ऐसे ही रूखी सूखी खाना खाती थी क्या? सिया ने बिना पीछे मुड़े थके हुए स्वर में जवाब दिया, घर में ना मटर है ना पनीर है, जो सामान है उसी से खाना बना रही हूँ, जो बना है वही खा लीजिए आप लोग, आज मुझे बहुत थकावट हो रही है। सुनते ही दोनों बहनें मुंह फुलाकर अपनी माँ बिमला देवी के पास शिकायत करने चली गई। कुछ ही देर में बिमला देवी वहाँ गुस्से में रसोई में आ गई और बोली, बहू, मेरी बेटियों की मर्जी से खाना बनाया करो, वह कुछ ही दिनों की मेहमान है, उसकी बात जो चाहे मन बनाना। सिया ने उसकी बात काटते हुए तीखे लेकिन संयमित स्वर में जवाब दिया, माँ जी, पहले इन्हें थोड़ा शिष्टाचार तो सिखा दीजिए, अगर ऐसी ही बोलती बतियाती रही तो ससुराल में कौन बर्दाश्त करेगा इन्हें। बिमला देवी ने सिया की बात सुनकर तिलमिला उठी और बोली, हाँ हाँ, तेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं ना तुझे, जो तू मेरी बेटियों में कमी निकाल रही है। ये सुनकर सिया चुप हो गई। वो जानती थी कि अगर बात पड़ी तो घर में बेवजह कलेश हो जाएगा। कुछ दिन बाद एक शाम सिया ऑफिस से थकी हारी लौट रही थी तो अपने लिए एक सुंदर सा सोने का कंगन लेकर आई, पर जैसे ही परिवार वालों ने देखा तो ताने शुरू हो गए। पायल बोली, इतना खर्चा क्यों भाभी? आदित्य भी गुस्से में बोला, तुम्हें मना किया था ना, फिर भी अपने शौक को कंट्रोल नहीं कर सकती। बिमला देवी ताना मारती हुई बोली, हर वक्त अपने लिए ही सोचती है, तुझे घर की फिक्र है भी या नहीं? सिया का सब्र टूट गया। वह गुस्से में बोली, आज तक मैंने हमेशा सबकी बात मानी है, अपने पसंद को पीछे रखा, एक कंगन क्या खरीद लिया? आप सब जज बन गए हैं और मैं मुजरिम? इतना ही तकलीफ है तो बोलिए, मैं इसे अभी लौटा देती हूँ, बल्कि सड़क पर जाकर भीख मांगूंगी, पर अपने लिए कुछ नहीं खरीदूं। यही सही रहेगा क्या? सभी सन्न रह गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रात को जब सिया अलमारी से कंगन निकालने लगी तो देखा कि वो वहां नहीं है। उसने सारा कमरा छान मारा पर कंगन वहां नहीं मिले। थकी हारी वो पायल और नैना के कमरे में आई और सहमित से बोली, दीदी, क्या आपने मेरे कंगन कहीं देखे हैं? तभी उसकी नजर किताबों की अलमारी पर पड़ी और एक मोटी किताब के बीच में कंगन रखा हुआ दिखा। उसने धीरे से किताब खोली, कंगन वही था। सिया ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, दीदी, आप लोग मुझसे मांग लेती तो मैं मना नहीं करती, लेकिन चोरी क्यों की? इतना सुनते ही नैना भड़क उठी, भाभी, हम चोर नहीं है, समझी? ये सुनकर विमला देवी बोली, बहू, तू कैसी बात कर रही है? मेरी बेटियां से तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटियों को चोर बोलने के लिए? पढ़ी लिखी होकर भी जरा भी तमीज नहीं है तुझमें। पूरा परिवार सिया को ही दोषी ठहरा रहा था। उनके हर शब्द, हर कदम पर सवाल उठाए जा रहे थे। ये देखकर अब सिया का सब्र टूट गया। उसने ठान लिया कि अब जैसे लोग उसके साथ पेश आएंगे वैसे ही जवाब देगी। अब सिया ने फैसला कर लिया कि ना वो घर का काम करेगी, ना ही घर में पैसे देगी। अब और नहीं सहेगी। अगली सुबह सिया ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन बिना खाना बनाए निकल गई। बिमला देवी ने हैरानी से पूछा, बहू, तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया? सिया ने तीखे स्वर में जवाब दिया, माँ जी, आपकी बेटियां घर में बैठी रहती है तो उन्हें कहकर खाना बनवा लीजिए। ये सुनकर बिमला देवी भड़कती हुई बोली, इन्हें खाना बनाना नहीं आता। सिया ने पलटकर तीखे स्वर में जवाब दिया, तो फिर अब कब सीखेंगी? शादी के बाद क्या? जब ये ससुराल जाएंगी तो वहां ये बोलेंगी कि मुझे खाना बनाने नहीं आता। ये कहकर सिया ऑफिस चली गई। जब सिया ने अपने लिए नए कपड़े और जरूरत का सामान खरीदना शुरू कर दिया, हर वो चीज जो अब तक खुद के लिए सोचने से भी डरती थी, अब वो बिना किसी से डरे करने लगी। यह सब देखकर एक दिन आदित्य ने तंज भरे स्वर में पूछ लिया, सिया, अभी क्या नया शौक शुरू हो गया तुम्हारा? तुम इतना खर्च क्यों कर रही हो? सिया ने सीधा जवाब दिया, मेरी जरूरतें फजूल हैं और आपकी बहनों की फरमाइशें जरूरी है। अब नहीं, अब मैं भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। धीरे धीरे घर में पैसे की तंगी महसूस होने लगी। सिया के घर के खर्चों में हाथ खींचने लेने के बाद सभी को ये बदलाव साफ नजर आने लगा। एक दिन नैना अपनी माँ बिमला देवी से बोली, माँ, मेरे कपड़े फट गए हैं, मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, कुछ नए कपड़े दिलवा दो। बिमला देवी ने लंबी सांस लेकर जवाब दिया, जो है वही पहनकर जाओ। बहू ने पैसे देने बंद कर दिए हैं, अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ये सारी बातें सिया कमरे के बाहर से सुन रही थी। वह अंदर आई और शांत स्वर में बोली, माँ जी, जब आप लोग मेरी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं तब मुझे भी ऐसा ही बुरा लगता है जैसे आज दीदी को लग रहा है। फिर उसने नैना की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, चलिए दीदी, मैं आपके लिए नए कपड़े खरीद देती हूँ। नैना कुछ बोल नहीं सकी, पर उसकी आंखों में नमी थी। करीब 5 महीने बाद संयोग से पायल और नैना दोनों की शादी एक ही परिवार में तय हो गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन पैसे की चिंता
चिंता हर किसी को सता रही थी। उसी समय सिया सबके सामने आकर बोली, माँ जी, मैंने दीदी की शादी के लिए कुछ पैसे पहले से बचा कर रखे थे और जितनी कमी रह जाएगी मेरी ज्वेलरी बंधक रखकर पैसे ले लीजिए। दीदी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे और फिर सबकी आंखों में आंसू आ गए। सिया फिर आदित्य के पास गई और मुस्कुराकर बोली, आपने कहा था कि ना मुझे सेविंग करने नहीं आता, देखिए मैंने 6 लाख रुपए बचा लिए। आदित्य की आंखें नम हो गई। उसने सिया को गले लगा लिया और उदासी मन से बोला, मुझे माफ कर दो सिया, परिवार वालों के आगे मैं तुम्हारी कदर करना भूल गया था। नैना और पायल की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। घर में एक बार फिर से रौनक लौट आई। जहाँ कभी ताने थे वहाँ अब तारीफें होने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आप इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।